Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic inflation. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को प्रोवाइडेड किया हुआ है। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड डिस्कशन को फॉलो करेंगे आज के लेक्चर में। By inflation, we mean a process of rising prices. A situation is described as inflationary when either the prices or the supply of money are rising. As in practices, both will rise together. It means inflation exists when money supply exceeds available goods and services. जनरल वे में इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जहां प्राइजेस लगातार राइज हो रहे हो। हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का नाम देते हैं जहां प्राइजेस या फिर मनी की सप्लाई राइज हो रही हो। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, जब दोनों एक साथ राइज होते हैं तभी इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। यानी कि इन्फ्लेशन तब एग्जिस्ट करता है जब मनी की सप्लाई जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनसे ज़्यादा हो, उनसे एक्सीड कर जाए। मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो उसके बेसिस पर जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं या सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, लेकिन उनके मुकाबले जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके प्राइजेस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। और इस राइजिंग प्राइस की सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि हम इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं अ सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस एंड नॉट द प्राइस ऑफ ओनली वन और टू गुड्स। यानी कि केवल और केवल अगर हम ये कहें कि एक या दो गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए उसके बेसिस पर हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, देन इट इज नॉट प्रॉपर। बल्कि क्या होता है, जब जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में लगातार अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है तब हम इसको इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का नाम देते हैं। एक्ले ने एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है इसके रेफरेंस में। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट एंड एप्रिसिएबल राइज इन द जनरल लेवल और एवरेजेस ऑफ प्राइस। यानी कि जब प्राइजेस को एवरेज लेवल पर या जनरल लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है और उनके जनरल लेवल या एवरेज प्राइजेस में एक परसिस्टेंट और एप्रिसिएबल राइज अगर दिखाई देता है तो हम इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, सो इट कैन बी व्यूड एज द डिवैल्यूएटिंग ऑफ द वर्थ ऑफ मनी। यानी कि जब ओवरऑल इंक्रीज हो प्राइस लेवल में तो उसके बेसिस पर इन्फ्लेशन एग्जिस्टेंस में आता है और ये क्या करता है, मनी की वैल्यू को लगातार डिवैल्यूएट करता है। डिवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है, जिन पर्टिकुलर गुड्स को आप प्रीवियस टाइम में परचेस कर सकते थे एक अमाउंट पे करने के बाद, उसी अमाउंट में प्रेजेंट सिचुएशन में आप उसकी कम क्वांटिटी को परचेज करोगे तो इसके बेसिस पर क्या होगा, जो मनी की वर्थ है, जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। मान लीजिए कि आज से कुछ टाइम पहले आप 100 रुपये में 1 किलो कमोडिटी एक्स को परचेस कर सकते थे, लेकिन अब उसी कमोडिटी एक्स को परचेस करने के लिए आपको 100 से ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि 120 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उतनी ही क्वांटिटी को परचेस करने के लिए प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में आपको आज की डेट में ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ रही है। तो हम इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन का नाम देते हैं क्योंकि ये क्या कर रही है कि लगातार मनी की वर्थ को डिवैल्यूएट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अ यूनिट ऑफ मनी नाउ बाइज लेस। यानी कि जिस पर्टिकुलर अमाउंट से हम पहले कमोडिटीज को परचेस कर रहे थे अब उतने ही अमाउंट में हमें प्रेजेंट कंडीशन में कम यूनिट्स परचेज करने को मिलती हैं। कुल मिला के मनी की रिड्यूसिंग पावर को ये मनी की परचेजिंग पावर को ये रिड्यूस कर देता है और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक यूनिट ऑफ मनी कम यूनिट्स को परचेज कर पाती है अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट होता है।
While measuring inflation, we take into account a large number of goods and services used by the people of a country and then calculate average increase in the prices of the goods and services over a period of time. A small rise in prices or a sudden rise in price is not inflation, since they may reflect the short term workings of the market. कैलकुलेट कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन को? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जा रहा है उनकी एक लार्ज क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं और उनको कंसीडर करने के बाद फिर उसके बेसिस पर हम एवरेज प्राइस में इंक्रीज को कैलकुलेट करते हैं इन गुड्स एंड सर्विसेज के रेफरेंस में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर. लेकिन अगर इन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस में एक स्मॉल राइज देखने को मिलता है तो इसे हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, या फिर एक सडन राइज देखने को मिलता है और वो बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, तो हम इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये मार्केट की शॉर्ट टर्म वर्किंग को भी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो एक स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है. देयर अकर्स अ सस्टेन्ड राइज इन प्राइस लेवल, यानी कि जहां पर आपको प्राइस लेवल में सस्टेन्ड राइज देखने को मिले वहां हम इन्फ्लेशन को प्रेजेंट कह सकते हैं. अगर शॉर्ट टर्म के लिए है या सडन राइज है प्राइजेस में तो वो इन्फ्लेशन नहीं है. लेकिन अगर ये सस्टेन्ड राइज है प्राइस लेवल में, एवरेज प्राइस लेवल में, तो ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. इट इज इन्फ्लेशन इफ द प्राइजेस ऑफ मोस्ट गुड्स गो अप. ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज के जो एवरेज प्राइजेस हमने कैलकुलेट करे हैं अगर वो सस्टेन्ड वे में राइज हो रहे हैं तब हम इसको इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं. इन्फ्लेशन रेट को मेजर कैसे किया जाता है इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं और इसको एग्जाम्पल से हम प्रॉपरली डिफाइन भी कर सकते हैं. सपोज करिए कि दिसंबर 2007 में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 193.6 था, ठीक है, और दिसंबर 2008 में ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये 223.8 हो गया. तो 2007 से 2008 के ड्यूरिंग जो इन्फ्लेशन रेट कंसीडर किया जाएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, 2008 के इंडेक्स में से 2007 के इंडेक्स को माइनस करेंगे और उसे 2007 के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि 223.8 2008 का इंडेक्स है ये, 193.6 2007 का इंडेक्स है ये, माइनस करा इसमें से, और 193.6 जो 2007 का इंडेक्स है इससे डिवाइड करा और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो होगी 15.6. तो इसका मतलब ड्यूरिंग 2007-8 द इन्फ्लेशन रेट वॉज 15.6%. इसका मतलब ये हुआ जो इन्फ्लेशन है इट इज जनरली एसोसिएटेड विद एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल राइज इन प्राइसेस. जब क्वांटिटी ऑफ मनी में एबनॉर्मल इंक्रीज देखने को मिलता है और उसकी वजह से जब प्राइजेस में एबनॉर्मल राइजेस होते हैं तब हम उसको इन्फ्लेशन का नाम देते हैं. सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन. अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन कितने टाइप के हो सकते हैं. तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. एज द नेचर ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन एन इकोनॉमी फॉर ऑल द टाइम, इट इज वाइज टू distinguish between different types of inflation. Such analysis is useful to study the distributional and other effects of inflation as well as to recommend anti-inflationary policies. Inflation may be caused by a variety of factors. Its intensity or pace may be different at different price or different times. Thus, one may observe different types of inflation as follows. क्या मतलब हुआ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का? क्योंकि जब हम नेचर ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो किसी भी इकोनॉमी में ऑल द टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिफॉर्म नहीं रहता है. इसी वजह से हमें इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करना होता है. डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, यानी कि जब हम डिफ्रेंशिएट और डिस्टिंग्विश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं
तो इस एनालिसिस के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन के जो भी डिस्ट्रीब्यूशनल और अदर इफेक्ट्स हैं इनको प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं और इसके बेसिस पर एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस टाइप का इन्फ्लेशन इकोनॉमी में रन हो रहा है, उसके बेसिस पर हम प्रॉपर एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज को डेवलप नहीं कर सकते। तो हमें टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को डिफाइन करना जरूरी होता है जो इकोनॉमी में रन हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो इसकी इंटेंसिटी है या जो इसके पेस है वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट भी हो सकता है और वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन एग्जिस्टेंस में आता है। जब हम इनको प्रॉपर्ली स्टडी कर लेते हैं तो इसके बेसिस पर एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज को फोकस करते हुए इन्फ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी वजह से हमें इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स को प्रॉपर्ली समझना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशंस को ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या है ये डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशंस? तो इसके लिए मैंने यहाँ इन्फ्लेशन के टाइप्स को प्रॉपर्ली दो पर्टिकुलर पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस और दूसरा है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी। कॉजेस के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन को डिफरेंट 5 वेज में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज द करेंसी इन्फ्लेशन, सेकेंड वन क्रेडिट इन्फ्लेशन, थर्ड वन डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, फोर्थ वन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिफ्थ वन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये 5 टाइप के इन्फ्लेशंस हैं जिनको हम कॉजेज के बेसिस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड कम टू द सेकेंड कैटेगरी, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी। स्पीड और इंटेंसिटी के बेसिस पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट वन इज द क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन, द सेकेंड वन इज नोन एज द वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज द गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर वेज में हम इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ओके। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ओके। थैंक यू।